तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश सुलग रहा है। नई सरकार आई लेकिन भरोसा न दिला पाई। 52 जिलों के 250 से ज्यादा इलाकों में हमले से हिंदुओं में डर है। बांग्लादेश के हालात के बीच बीजेपी ने बंटवारे पर हुंकार भरी है। सीएम योगी ने कहा कि अखंड भारत होगा या बांग्लादेश पाकिस्तान तबाह हो जाएंगे। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे। हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। बांग्लादेश में गुस्सा है, गम है, बेचैनी है और खौफ है। 5 अगस्त से बिगड़े हालात में वहां जिंदगी तनाव में कट रही है। स्थानीय लोग बेबस और लाचार हैं। बीते करीब 10 दिनों से बांग्लादेश हिंसा का दौर देख रहा है। वहां अल्पसंख्यक हिंदू वर्ग को टारगेट किया गया है। मंदिरों पर हमले हुए हैं, आगजनी हुई है। अब हिंदू समुदाय के लोग सदमे और खौफ में हैं कि कौन उनकी सुरक्षा करे। ऐसे सवाल का जवाब जानने और हालात का जायजा लेने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ओल्ड ढाका सिटी के हिंदू कॉलोनी पहुंचे। 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश की तस्वीर बदली है और बदलाव ये हुआ है कि अब सड़कों पर ज्यादातर जो मोर्चा है वो स्थानीय लोगों ने संभाला है। ढाका के एक कोने में मैं जहां पर हूं शहर के, यहाँ हिंदू आबादी रहती है और मेरे पीछे जिन लोगों को आप देख रहे हैं, एक तरह के सेल्फ डिफेंस फोर्स तैयार हो गई है। ओल्ड ढाका सिटी के हिंदू कॉलोनी में रात होते ही युवक मोर्चा संभाल लेते हैं। हाथों में डंडे लेकर मोहल्ले में लोगों की जान की हिफाजत में जुट जाते हैं। हम लोग यहाँ पर जो यंग फोर्स है, हम लोग का 2 से लेके 300 हम लोग जो यंग लड़का लोग सारा रात जागते, सारा रात जाग कर हम लोग का मंदिर, हम लोग का मोहल्ला, हम लोग का माँ बहन को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग को करना पड़ रहा है। लोगों में खौफ है कि कहीं उन पर हमला ना हो जाए, उनका घर बार लूट न लिया जाए। पूरी रात ये युवक सुरक्षा में जुटे रहते हैं। आने जाने वाले सब पर नजर रखते हैं। गलियों में पहुंचने वाली गाड़ियों की तलाशी लेते हैं। उनमें सवार लोगों से सवाल जवाब करते हैं और तसल्ली होने पर ही आगे जाने देते हैं। ढाका के जब आप रिहायशी इलाकों में जाते हैं तब आपको ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ती है। और जो भी गाड़ियां आती हैं, ये तमाम सारे जो सेल्फ डिफेंस फोर्स बन गई है वॉलंटियर्स की, गांव की हाथों में डंडे हैं और लाठियां लेकर के अलग अलग इलाकों में रखवाली कर रहे हैं और हर तरह की गाड़ी को रोकते। अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसको पूछते हैं, उसके बारे में पूछते हैं और तलाशी भी लेते हैं, चेक करते हैं कि वो कौन लोग हैं, किस तरह के एलिमेंट हैं, कहीं किसी तरह की ऐसी चीज़ें तो नहीं ले जा रहे जिससे हिंसा बढ़ सकती है। मन में जो डर है और चूंकि कानून व्यवस्था की जो मशीनरी है वो सड़क पर नहीं है, इसी के चलते अपनी हिफाजत का जिम्मा इन लोगों ने खुद उठा लिया है। ये बांग्लादेश की तस्वीर है। ऐसी निगरानी सिर्फ हिंदू बस्ती में ही नहीं, मध्यम और उच्च वर्ग में रहने वाले लोग भी अलर्ट हैं। युवकों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके। ग्रुप बनाकर ये युवक हॉकी स्टिक, लोहे के सरिये, डंडे लेकर गश्त करते हैं ताकि कोई बांग्लादेश के बिगड़े हालात का फायदा न उठाए। मोहम्मद यूसुफ के नेतृत्व में अंतरिम सरकार एक्शन में है। पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। शासन प्रशासन की मुस्तैदी बढ़ने लगी है। छात्र आंदोलन में शामिल रहे युवक अब रात के अंधेरे में ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संभालने में जुटे हैं। 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले की 205 घटनाएं घटी। इसी का खौफ अभी अल्पसंख्यक समुदाय के मन में है। आशुतोष मिश्रा, ढाका, आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से बांग्लादेश बेबस है और वहां अल्पसंख्यक हिंदू खौफ में है।
उसी हिंदू समुदाय को भरोसा देने कल अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे, वहां हिंदू समुदाय से मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक समाज लगातार हुए हमलों को लेकर अब भी खौफ में है। ढाका में एक दिन पहले प्रदर्शन हुआ तो दूसरी ओर शेख हसीना के बाद एक दिन पहले बांग्लादेश छोड़कर भाग रहे पूर्व कानून मंत्री को भी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया। तो बांग्लादेश में हिंदू सड़कों पर हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान की चिंता सता रही है। उनके डर को कम करने और सुरक्षा का भाव बहाल करने के लिए अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। हिंदू समाज को भरोसा दिया कि सरकार उनकी सुरक्षा करेगी। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सभी के लिए समान अधिकार है। साथ ही उन्होंने भेदभाव नहीं करने की अपील की। लोगों से मोहम्मद यूनुस ने कहा कि सभी धैर्य रखें, बाद में तय करें कि हम क्या कर पाएंगे और क्या नहीं। ताजा हालात के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को जिम्मेदार बताया, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का भरोसा बहाल हो पाएगा या फिर नहीं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जहां नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू जो पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में जब भी कुछ होता है तो हिंदुओं को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। बांग्लादेश में ये अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का सरकारी आवास है, जिसके बाहर मुस्लिम कट्टरपंथियों के सताए हिंदू हाथों में अपने फोटो लेकर पहुंचे। ये प्रदर्शन बांग्लादेश की उस पुरानी बीमारी के खिलाफ है जिसमें अराजकता फैलते ही मुस्लिम कट्टरपंथ सबसे पहले हिंदुओं को सताते हैं। रविवार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इतने बड़े पैमाने पर शायद दुनिया ने पहली बार बांग्लादेश के हिंदुओं को प्रदर्शन करते हुए देखा। शेख हसीना की सरकार को बेदखल होते ही जिस तरह से बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उसने वहां रहने वाले हिंदुओं के सब्र के बांध को तोड़ दिया। वो पूछने लगे कि क्या बांग्लादेश उनका नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर के जो प्रदर्शन है वो नहीं रुक रहे। मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर यूनुस का सरकारी आवास है। बांग्लादेश सरकार के अंतरिम सरकार के सबसे प्रमुख एडवाइजर और उनके घर के बाहर इस समय प्रदर्शन हो रहा है। सनातन अधिकार मंच के बैनर तले ढाका में प्रदर्शन हुआ। जिस वक्त ये प्रदर्शन हो रहा था उस वक्त मोहम्मद यूनुस अपने सरकारी आवास के अंदर अंतरिम सरकार के सदस्यों से मुलाकात कर रहे थे। इस प्रदर्शन से पहले मोहम्मद यूनुस राजधानी ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर यूनुस ने हिंदुओं से मुलाकात की और सुरक्षा का भरोसा दिया। 5 अगस्त के दिन हिंदुओं पर हुए हमले ने सारी दुनिया का ध्यान बांग्लादेश की तरफ खींचा। सवाल उठे और बढ़ते दबाव के बाद अंतरिम सरकार की ओर से हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा देना पड़ा। अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाली बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के अनुसार बांग्लादेश के 64 में से 45 जिलों में 5 अगस्त को हिंदुओं पर हमले हुए। यानी बांग्लादेश के 70% जिलों में हिंदुओं को हिंसा और तोड़फोड़ का शिकार होना पड़ा। धार्मिक स्थल, घर और व्यापार सब कुछ निशाने पर था। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। चौतरफा दबाव के बाद ही सही बांग्लादेश सरकार की नींद टूटी है और अब वो हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की बात कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? क्यों मुस्लिम कट्टरपंथियों के सताए हिंदुओं को अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए यूं फोटो लेकर अंतरिम सरकार के प्रमुख के घर के दरवाजे पर आना पड़ा? आशुतोष मिश्रा, ढाका, आज तक। अल बदर, जमाते इस्लामी और दूसरे कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े क्राइम के आरोपियों को मृत्युदंड दिलाने वाली बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल के प्रमुख प्रोसिक्यूटर रही बैरिस्टर डॉक्टर तोहिन अफरोज को भी कट्टरपंथियों ने टारगेट किया। 5 अगस्त को उन पर हमला हुआ। अब वो उस खौफनाक मंजर को याद करके भावुक होती हैं। उनसे बात की आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने। आप यहीं बैठे थे उस दिन भी? हाँ, मैं यहाँ पे बैठी थी जहाँ पे दो लड़के आए। उसकी उम्र 18 से 25 ऐसा कुछ होगा।
तो आके बोला कि मैडम आपके साथ बात कर सकते हैं। मैंने चौंक गए क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि कैसे ऐसे घर पे मेरी बेडरूम पे कोई आ जाते। मेरे बच्ची कहाँ पे है, मेरे साथ मेरी 16 साल की बेटी रहती है। तो मैं सोच रही थी कि क्या हुआ है बाहर, अमीर कहाँ पे है। तो उसने जब बोला कि आपसे जब बात करते हैं, मैंने समझ गया कि ये ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। तो मैंने बोला हाँ ज़रूर बात करो। तो उसी वक्त उन्होंने बताया कि आप हिजाब क्यों नहीं पहनते, आपको हिजाब पहनना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल मुझे हिजाब चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए। इससे उन्होंने बताया, बहुत गंदी गालियाँ दी कि आप ऐसे आपकी उम्र तो बहुत हो चुके हैं, जो ऐसे आप पेश आते हो कि जैसे लगते कोई वेश्या है। आप एग्री करते हो हमारे साथ? मैंने बोला हाँ मैं ये एग्री करती हूँ। आप उनकी बातों से सहमत क्यों हो रही थी? अगर वो आपके खिलाफ अपशब्द कह रहे थे, आप क्यों सहमत थी उनकी बातों से? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी बेटी तब जिंदा है कि नहीं, मेरे घर की क्या हालत है। मेरी ये बिल्डिंग में 2 हिंदू परिवार रहते हैं, अब उनको क्या हुआ? मैं यहाँ पे आमिर को दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं उसके साथ अगर कुछ भी करूँ, कुछ भी बोलूँ, वो अगर मार सकते थे। तो मैंने सोचा कि उनके साथ जो भी बोले कि मैं उनको एजिटेट नहीं करना चाहती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बाल काट दिया। इसी कैंची को, ये कैंची यहाँ रहते हैं, मेरी मेडिसिन जो है यहाँ पे मुझे काटना पड़ता है, तो कभी मैं ये कैंची यहाँ पे रहता है। तो इस कैंची से मेरे बालों को काटा। तो मैंने बोला बहुत अच्छा किया, अभी तो मुझे पहनना ही पहनना है हिजाब। 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। उन्होंने पहली बार अपने मुल्क के नाम पैगाम लिखकर खुद के लिए न्याय की मांग की। लेटर उनके बेटे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया। उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को आतंकी हमला करार दिया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने मुल्क के नाम भारत से पैगाम दिया है। शेख हसीना ने बांग्लादेश के लोगों के नाम चिट्ठी में लिखा, मुझे न्याय चाहिए। शेख हसीना ने आवामी लीग के नेताओं, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के खिलाफ हो रही हिंसा को आतंकवादी हमला बताया। उन्होंने लिखा, वो मांग करती हैं कि बांग्लादेश में हत्यारों और बर्बरता में शामिल लोगों की निष्पक्ष जांच की जाए और उन्हें कड़ी सजा दी जाए। 5 अगस्त को बांग्लादेश में बगावत के बाद तख्तापलट हुआ था। हिंसा के बीच हालात बेकाबू होने के बाद सेना ने शेख हसीना का इस्तीफा लेकर उन्हें भारत के लिए रवाना कर दिया। 5 अगस्त की शाम से शेख हसीना दिल्ली में रह रही हैं। वहीं अपना मुल्क छोड़ने के बाद पहली बार शेख हसीना ने बांग्लादेश के लोगों के लिए पैगाम भेजा है। दरअसल शेख हसीना के नाम से एक लेटर सामने आया है, जो उनके बेटे साजिब वाजेद जॉय ने अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया है। शेख हसीना की ओर से जारी पत्र में लिखा गया कि भाइयों और बहनों, 15 अगस्त 1995 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी समय मेरी माँ, मेरे 3 भाई, भाइयों की पत्नी, मेरा छोटा भाई, मेरे चाचा समेत परिवार के कई लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। 15 अगस्त को शहीद हुए सभी लोगों की आत्मा को शांति मिले और शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि। मैं अपील करती हूं कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में पूरे उत्साह के साथ मनाएं। शेख हसीना ने हिंसा के दौरान बंगबंधु संग्रहालय को जलाए जाने पर दुख भी जताया। अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश के संस्थापक और हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के मौके पर 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश भी रद्द कर दिया। ढाका से आशुतोष मिश्रा, आज तक ब्यूरो।